वाले आज की इस वीडियो में ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जैसे इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया और जो ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, आलपोर्ट की थ्योरी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि शॉर्ट में और लॉन्ग में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर देखिए आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नवाचार होना, है ना, कुछ नया इन्वेंट करना। मतलब जैसे हमें किसी ने कोई परिभाषा बताती है, कोई चीज़ बता दी है, उसी के पीछे पीछे नहीं दौड़ते रहना, अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाना। जैसे हमारे जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने बल्ब बनाने की सोची, या हेलीकॉप्टर बनाने की सोची जो राइट ब्रदर्स थे, है ना। जो गैलीलियो थे उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, तो उन्होंने किसी को देख के नहीं किया, उन्होंने खुद से ही उन चीज़ों को क्या किया, इन्वेंट किया। यानी बच्चा क्या कर सके, क्रिएटिविटी लगा सके। और अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं नोम चोम्स्की, हमारे ब्रेन के दो भाग होते हैं, यानी दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। यानी राइट में क्या पाया जाएगा, लेफ्ट में क्या पाया जाएगा, लॉजिक पाई जाएगी, लैंग्वेज पाई जाएगी, या कह सकते हैं, ठीक। या फिर हम अगर राइट की बात करें तो राइट में क्रिएटिविटी पाई जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है या फिर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो क्या कहा जाएगा, उसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। और किसी का भी राइट ब्रेन एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो नई चीजों को इन्वेंट कर सके और नई नई चीजों को खोज सके, उसको विकसित कर सके। डेवलप में जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में, वही ज्यादा अपना योगदान दे पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्यादा देर नहीं करेंगे और समझेंगे जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी है उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या है, ठीक है। तो बात करें सृजनात्मकता की संकल्पना के बारे में, विद्वान बहुत कम वक्तव्य हैं। कह रहे हैं कुछ ऐसे नई वस्तुएं गढ़ने की योग्यता मानते हैं तथा कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार सृजनात्मकता योग्यता ना होकर ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे अभिनव और मूल्यवान वस्तुओं का सृजन होता है। जैसे आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर पाए, कुछ नया नवाचार पाया जाता है, जो क्रिएटिव बालक होते हैं, ठीक है। और जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते होते हैं, यानी अपसारी सोच रखें, जो जेपी गिलफर्ड हैं, वो दो तरीके की थिंकिंग की बात करते हैं। एक तो अपसारी और दूसरी बात करते हैं अभिसारी। तो जो जेपी गिलफर्ड है उनका मानना यह है कि जो अपसारी सोच है, यानी अपसारी सोच जुड़ी हुई है किससे, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है भाई, किससे है, क्रिएटिविटी से जुड़ी है। और जो अभिसारी सोच है, अभिसारी सोच का मतलब है इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये अपसारी है क्या, अपसारी का मतलब है अलग अलग दिशाओं में सोच पाना, किसी भी बिंदु से अलग अलग दिशाओं में सोच पाना, कुछ नया इन्वेंट कर पाना। लेकिन अभिसारी का मतलब है किसी एक बिंदु पर आके रुक जाना, ठीक, मतलब अपनी क्रिएटिविटी कुछ ना लगाना। लॉजिक की बात हो रही है एक तरीके से कहते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एक अन्य वर्ग सृजनात्मकता को प्रक्रिया न मानकर परिणाम या उत्पाद मानता है। स्पष्ट है कि सृजनात्मकता शब्द की कोई एक विशिष्ट परिभाषा नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर तरीके से इसको परिभाषित कई तरीकों से किया जा सकता है। जो क्रिएटिविटी है आप चाहे तो अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक इस पर विभिन्न परिक्षेप में विचार करते हैं। व्यक्ति अनेक भिन्न तरीकों से सृजनशील हो सकता है। अगर हम बात करें तो रोड्स हैं, तो कहते हैं ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से, तो व्यक्ति, प्रक्रिया, मापन, वातावरण और अंतःक्रिया। आप आए हैं बीएड में, 2 चीजें याद कर लीजिए, एक तो हेरिडिटी, एक एनवायरनमेंट। दोनों ही चीजें बड़े जबरदस्त तरीके से इंसान को प्रभावित करती हैं। हेरिडिटी का मतलब जो माता पिता से गुण मिले हैं, एनवायरनमेंट का मतलब आपके आसपास का वातावरण कैसा है। अगर आपके आसपास कोई गाली गलौज करता है, आप वैसे बन जाएंगे। देखिए हम कहते हैं कि हम प्रोडक्ट हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जब हम प्रोडक्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पे केवल हेरिडिटी का प्रभाव पड़ेगा, केवल एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ेगा, गुणनफल होगा। ऐसा भी नहीं है कि 50-50%, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम प्रभाव हो सकता है। जैसे आपको हेरिडिटी से अगर कोई अच्छे गुण नहीं मिले हैं तो कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए आप उतना अच्छा नहीं कर सकते। फिर यदि आपको हेरिडिटी से अच्छे गुण मिले हैं, अच्छे गुण का मतलब है आपके जो जीन्स है ऐसे मिले हैं कि आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है, तो इन्वायरमेंट और आपको गंदा मिल गया तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते या किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। दोनों ही चीज का बैलेंस मिलना जरूरी है, यानी अच्छी बुद्धि का मिलना जी अपने माता पिता से और इन्वायरमेंट का मिलना, दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो क्रिएटिविटी अपने आप बच्चे में पनपती है।
अब देखिए अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया, जो रोड्स हैं उन्होंने कहा है व्यक्ति, प्रक्रिया, मापन व वातावरण में अंतःक्रिया तथा उत्पाद बताए हैं। फिर कह रहे हैं यामामोतो ने क्या कहा है कि नवीन विचारों तथा परिकल्पनाओं का निर्माण करने, उनका परीक्षण करने तथा परिणामों का संप्रेषण करने की प्रक्रिया क्या है, सृजनात्मकता कहलाती है। कहिए यह परिभाषा प्रक्रिया के खोज पक्ष पर अधिक बल देती है। टॉरेंस की बात करें तो ने सृजनात्मकता को समस्याओं, ज्ञान में अपूर्णता, अंतराल, लुप्त तत्वों, असंगति आदि के प्रति संवेदनशील होने, कठिनाइयों को पहचानने, समाधान की खोज करने, कमियों के बारे में अनुमान लगाने या परिकल्पनाओं का निर्माण करने, उनका परीक्षण तथा पुनर्निरीक्षण करने, उन्हें रूपांतरित करने व उनका पुनः परीक्षण करने तथा परिणामों का संप्रेषण करने की प्रक्रिया माना है। अब अगले अगर हम परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा है फीफर के द्वारा। इस परिभाषा को अत्यधिक जटिल व लंबी तथा सृजनात्मकता की वैज्ञानिक बीमा की ओर अत्यधिक उन्मुख मानता है। खेतना और टॉरेंस कहते हैं ने इस प्रत्यय को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सेट से अलग हटाकर एक नए भावों व विचारों को नवीन अर्थपूर्ण सहचारी बंधों के रूप में संचरित करने की कल्पना शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। बेलेक और कोगन ने इसे प्रासंगिकता के लिए मानदंड के अनुरूप अनेक अनोखे संज्ञानात्मक सहचारियों का निर्माण करने या उन्हें उत्पन्न करने की योग्यता माना है। ये सारी डेफिनेशन है। देखिए इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो आप नाम याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन अपने हिसाब से बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि यार डेफिनेशन को ना बदला नहीं जा सकता, जैसी है आपको वैसी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। या तो आप अपने पास से कुछ क्रिएटिविटी लगाइए। कह रहे हैं पीसे ने कहा है कि सृजनात्मकता एक बहुविमीय गुण है जो व्यक्तियों में विभेदीय रूप से वितरित होती है और जिसमें मुख्यतः समस्या के समाधान करने, प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता, जिज्ञासा तथा दृढ़ता के तत्व निहित होते हैं। मेडनिक के अनुसार की बात करें, सृजनात्मकता सहचारी तत्वों के नए संयोजन बनाने की प्रक्रिया। नए संयोजन के तत्व जितने अधिक दूरगामी होते हैं उतनी ही प्रक्रिया या समाधान अधिक सृजनात्मकता होती है। हालमैन की बात करें तो सृजनात्मकता प्रक्रिया के उत्पाद को मौलिक होना चाहिए व इसमें 4 गुण नवीनता, संभाव्यता, अतुलनीयता व आश्चर्य होने चाहिए। कुछ अन्य परिभाषाओं की बात करें तो हम देख लेते हैं। तो द मेजर ऑफ अ क्रिएटिविटी प्रोडक्ट वी द एक्सटेंट टू विच इज रीस्ट्रक्चर्स और यूनिवर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर कह रहे हैं, ये टॉयलर ने कहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो एन एक्ट इज क्रिएटिव इफ द थिंकर रीचेस द सोल्यूशन इन अ सडन closure with necessarily implies some novelty to him। अगर तीसरी देखें तो बात किसने की है, creativity is an instinct with which all people are born, a basic drive without which man can't exist। फोर्थ की बात करें तो क्रिएटिविटी पर्सन इज एन इंडिविजुअल हु कैन फील reasonably comfortable about himself when he recognizes the demands of life and continues to maintain his individuality. He is capable of living happily and productively with other people without being a narcissistic। फिर अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग एनी न्यू ऑब्जेक्ट। छठी की बात करें तो क्रिएटिविटी इज इसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शंस और प्रोडक्शंस। फिर कह रहे हैं क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। क्रिएटिविटी इज अ मल्टी डायमेंशनल एट्रीब्यूट differentially distributed among people and includes chiefly the factories of seeing problems, fluency, flexibility, originality, inquisitiveness and परसिस्टेंसी। ठीक है, परसिस्टेंसी, ये सारी चीजें क्या है, डेफिनेशन है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो क्रिएटिविटी की विशेषताएं या प्रकृति क्या होती है, ये दोनों लगभग एक जैसी होती है, इसलिए साथ में दी गई है। सृजनात्मकता की प्रकृति, सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए विचार, नए तथ्यों तथा नए वस्तुओं को जन्म देता है। दूसरा देखें तो सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी समस्या का वास्तविक हल खोज पाता है। तीसरा देखें तो सृजनात्मकता की एक विशेषता यह है कि इसके माध्यम से उत्पन्न नए विचार, नए तथ्य या नए पदार्थ मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। सृजनात्मकता का स्वरूप आंतरिक है जो उचित एवं अनुकूल वातावरण में ही
प्रयुक्त होती है तथा विकसित होती है। सृजनात्मकता की योग्यता लोगों में विभिन्न भिन्न पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सृजनात्मक योग्यता रखते हैं, जैसे कुछ साहित्यिक क्षेत्र में, कुछ कला के क्षेत्र में, कुछ विज्ञान के क्षेत्र में, कुछ तकनीकी के क्षेत्र में व कुछ अन्य क्षेत्र में। सृजनात्मकता के अपने कुछ मुख्य तत्व भी होते हैं, जैसे मौलिकता, नागरिकता, प्रभावमयता और नमनीयता आदि। कह रहे आजकल सृजनात्मकता का मापन उपरोक्त उल्लिखित सृजनात्मक तत्वों के संदर्भ में किया गया है। अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता में निहित योग्यताएं, सबसे पहले बात करें तो विलियम महोदय ने एक शिक्षक को कक्षा परिस्थितियों के अंतर्गत समाविष्ट अनेक प्रकार की क्रियाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिससे कि सृजनात्मक चिंतन एवं योग्यता का विकास संयोग न छोड़ दिया जाए और न ही इस योग्यता की उपेक्षा की जाए। इसके अनुसार सृजनात्मकशीलता में निम्न 8 योग्यताओं का समावेश किया गया है। सबसे पहले जो क्रिएटिव बालक होगा या व्यक्ति होगा, उसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, यानी कौन कौन सी चीजें होंगी जिससे हम पहचान पाएंगे कि वो क्रिएटिव। अगर बात करें तो सबसे पहले आती है धारा प्रभाव, यानी प्रभाव चिंतन। फिर कह रहे हैं फ्लुएंट थिंकिंग, यानी वो बहुत दूरगामी तक सोच पाएगा और नई नई चीजों को इन्वेंट कर पाएगा, नवाचार रख पाएगा। ठीक है, जो सोच होगी उसकी वो एक कदम आगे चलेगी, टीचर से कह सकते हैं। कह रहे हैं परीक्षार्थी द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर प्रभाव का मापन किया जाता है, जिसके 4 प्रारूप है: प्रत्यामूलक, अभिव्यक्तिपरक, सहचर्यात्मक तथा शब्द प्रवाह। प्रत्यामूलक में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे किसी भी दी गई कहानी का शीर्षक बताना। पूरी एक कहानी बता दी, कहा बताओ इसका क्या जो टाइटल है वो क्या था। कह रहे हैं अभिव्यक्ति परक प्रवाह का तात्पर्य ऐसे नवीन विचारों की उत्पत्ति से है जो किसी व्यवस्था का निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए 4 शब्दों को एक ऐसे वाक्य बनाइए जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर दिए गए क्रमानुसार हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अर्थात पूरा आप बता पाएंगे जिसको भी दिया जाएगा। सहचर्यात्मक प्रवाह के अंतर्गत किसी शब्द से संबंधित अधिकाधिक समान संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसे समानार्थी या विलोम शब्द। शब्द प्रवाह में हमारा संबंध केवल 2 शब्दों से होता है। उदाहरण के लिए ऐसे शब्द लिखिए जिसका प्रारंभ काहे से होगा, लार, ठीक है, LAR लार अक्षर से हो, अथवा जिनका अंत LAR अक्षर पर हो, अथवा ऐसे शब्द लिखिए जिनके प्रारंभ और अंत में D अक्षर आए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। अगर हम बात करें तो लचीला चिंतन, यानी कह रहे हैं लचीलापन अथवा लचकता एक प्रकार से प्रत्युत्तरों की विविधता का माप है। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के प्रत्युत्तर कितनी विविध दिशाओं से संबंधित है। यह चिंतन 2 प्रकार का होता है: आकृति स्वतः स्फूर्ति लचकता तथा आकृति दत्तक लचकता है। कह रहे हैं पहले प्रकार के अंतर्गत घन विचलन, पवन चक्की सुधार तथा दृष्टिपटलीय प्रतिस्पर्धा की बात करें तो उत्क्रमण और आते हैं, कह रहे हैं, तथा द्वितीय प्रकार के चिंतन के अंतर्गत माचिस की समस्याएं 2 और 3 आती हैं। अगर बात करें तो घन विचलन में अस्पष्ट घन के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनों की संख्या बताई जाती है। पवन चक्की सुधार में घूमिए घन विचलन में अस्पष्ट घन के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की संख्या बताई जाती है। पवन चक्की सुधार में घूमती हुई आयताकार पत्ती की परछाई को देखते हुए एक भ्रम से दूसरे में होने वाले परिवर्तन की संख्या बताई जाती है। दृष्टिपटलीय प्रतिस्पर्धा जो उत्क्रमण त्रिविमीय तथा एक आंख से नीला तथा दूसरे आंख से पीला प्रकाश अभ्यर्थी की उत्क्रमणों की संख्या बतानी है। माचिसों की समस्या 2 और 3 में अभ्यर्थी को माचिस के ऐसे 3-4 नमूने बताने होते हैं जिसमें इसकी संख्या में दिया सलाई हटाने पर निश्चित संख्या में आयत, त्रिकोण या वर्ग शेष रह जाता है। मौलिक चिंतन की अगर हम बात करें तो मौलिक चिंतन में क्या है? मौलिक चिंतन से तात्पर्य है कि अभ्यर्थी प्रत्युत्तर सामान्य एवं विचलित उत्तरों से भिन्न होते हैं। वो अपना कुछ बता सके, नया इन्वेंट कर सके, लिखी लिखाई परिभाषाओं को ना बताए, अपने आप से एक परिभाषा बना डाले। इस प्रकार मौलिकता का ज्ञान साधारण उत्तरों से होता है। किसी वस्तु के नए नए उपयोग बताना, दूरस्थ सहचर्य स्थापित करना, अधिक व्यक्तिक प्रत्युत्तर मौलिकता को व्यक्त करता है। मौलिकता के अंतर्गत कहानी के कथानकों के लिए चतुर शीर्षक लिखना, वस्तुओं और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों को बताना तथा कुछ परिवर्तनों के दूरगामी परिणामों को लिखना आदि आता है। विस्तृत चिंतन की बात करें तो विस्तृत चिंतन से तात्पर्य विचारों की विस्तृत व्याख्या से अभ्यर्थी से कहा जा सकता है कि दी गई रेखाओं में कुल जोड़कर सार्थक चित्र बनाइए तथा किसी खेल की योजना में आवश्यक चरणों का जितना विस्तृत वर्णन हो सके कीजिए। विस्तृत करण जितना अधिक होता है उतने अंक भी अधिक होते हैं। विस्तृत चिंतन के अंतर्गत विशदीकरण, योजना तथा आकृति
उत्पादन मुख्य हैं। जटिल चिंतन की बात करें तो जटिल चिंतन के अंतर्गत अभ्यर्थी सरल समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं रखता, उसे चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में आनंद आता है, जोखिम उठाना जैसे कि उसका स्वभाव हो गया हो। यही कारण है कि प्रतिभाशाली छात्र कभी कभी शिक्षक उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। शिक्षक अपनी जो पाठ्य योजना है वो इस तरीके से बनाते हैं जो सामान्य बालक है, ना कि पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक। जो विशिष्ट बालक है उनकी श्रेणी में पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक दोनों आते हैं। प्रतिभाशाली या सृजनशील बालक यह सोचता है कि अध्यापक जो कुछ पढ़ा रहा है वह उससे पहले ही से ही आता है, या उसे आसानी से पुस्तकों से भी सीखा जा सकता है, या अध्यापक का ज्ञान उसके मानसिक स्तर से नीचा है और उसी भावना के तहत वह शिक्षक को इधर उधर की बातों में उलझाने का प्रयास करता है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इस वीडियो को देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।